मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। यदि ऐसा है तो हमने पिछले वीडियो क्लिप में प्रक्षेप्य गति से संबंधित तथ्यों को दिया था, इससे आप अवगत होंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उसे सापेक्ष वेग कह रहा है। तो सापेक्ष वेग किसी वस्तु का एक ऐसा वेग होता है जो किसी अन्य गतिशील वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे अगर दो वस्तुएं अलग अलग वेग से गतिशील होती हैं और दर्शक स्थिर होकर के दोनों वस्तुओं के वेग को देखता है तो उन दोनों वस्तुओं का वेग निरपेक्ष वेग कहा जाता है। और यदि एक गतिशील वस्तु के सापेक्ष या एक गतिशील वस्तु को संदर्भ बिंदु मान करके किसी अन्य गतिशील वस्तु के वेग को देखा जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग पहली वस्तु के सापेक्ष वेग कहा जाता है। तो दो वस्तुओं के वेग यदि संदर्भ बिंदु स्थिर हो देखा जाए तो वह निरपेक्ष वेग होता है, और यदि किसी वस्तु का वेग संदर्भ बिंदु के गतिशील अवस्था में देखा जाए तो वह उसका सापेक्ष वेग होता है। इसको और दूसरी तरह समझ सकते हैं कि रोड पे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि दो वाहनों की गति को देखता है तो वो उनके निरपेक्ष वेग को देखता है, लेकिन यदि एक वाहन में बैठा व्यक्ति दूसरे वाहन के वेग को देखता है तो वह दूसरे वाहन के वेग को सापेक्ष वेग के रूप में देखता है। तो लिखेंगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु को संदर्भ बिंदु मानकर रेफरेंस पॉइंट किसी दूसरे गतिशील वस्तु के वेग को देखा जाए तो वह वेग पहले गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरे गतिशील वस्तु का वेग होता है। वेग होता है और यदि दोनों वस्तुओं के वेग को किसी स्थिर संदर्भ बिंदु से देखा जाए तो वह दोनों वस्तुओं का निरपेक्ष वेग होता है। निरपेक्ष वेग होता है।
यानी किसी एक स्थिर बिंदु से किन्हीं दो गतिशील वस्तुओं के वेग को देखा जाए तो वो निरपेक्ष वेग होता है, और एक वस्तु जो गतिशील है उसको संदर्भ बिंदु मानकर किसी दूसरी गतिशील वस्तु को देखा जाए तो दूसरी गतिशील वस्तु का जो परिणामी वेग होता है पहली गतिशील वस्तु के सापेक्ष, वो वेग जो होता है वो सापेक्ष वेग कहा जाता है। अब यहाँ पर एक संदर्भ बिंदु O है जो स्थिर अवस्था में है, और इसके सापेक्ष इस संदर्भ बिंदु से दो वस्तुएं A एवं B की गति की अवस्था को देखा जा रहा है। तो प्रारंभ में दोनों वस्तुएं A और B मूल बिंदु O पर थे, संदर्भ बिंदु पर थे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में दो वस्तुएं A एवं B गतिशील है और प्रारंभ में दोनों वस्तुएं बिंदु O से गति प्रदान करती है, गतिशील होती है, गतिशील होती है। टी समय पश्चात वस्तु A का स्थिति सदिश वस्तु A का स्थिति सदिश का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इस A के स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो वैसा वेक्टर कौन सा है, उसको आप OA कह सकते हैं। OA वेक्टर OA, और इसी वेक्टर को आप लिख सकते हैं एस A विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी SAO आप कह सकते हैं। A इसलिए कि स्थिति वेक्टर A का है, O इसलिए कि O से O एक संदर्भ बिंदु है। तो OA इक्वल टू आप लिख सकते हैं SAO, S पोजीशन वेक्टर A किसका, A का, O किसके सापेक्ष, O के सापेक्ष। इसी प्रकार T समय पश्चात B का स्थिति सदिश ये हो जाएगा वेक्टर OB, ये वेक्टर OB, और इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर S ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O। ये S पोजीशन वेक्टर के लिए, B किसके, B के लिए, B के, और O किसके लिए, O के लिए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O दैट इज कॉल्ड SBO। अब यहां से अगर हम देखें, अब विस्थापन सदिश लिखेंगे आप AB, विस्थापन सदिश AB होगा। विस्थापन सदिश क्या होता है कि इस A से B के बीच का स्थिति A और स्थिति B के बीच का जो विस्थापन है उसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं। इसको हम लिखेंगे AB इक्वल टू S BA, B का विस्थापन विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी विस्थापन सदिश किसका, B का विथ रिस्पेक्ट टू A का। तो हम AB इक्वल टू लिखेंगे SBA। अब यहां से हम इस विस्थापन सदिश को देख लेते हैं और ये दोनों स्थिति सदिश को देख लेते हैं। अगर त्रिभुज के नियम को हम देखें
तो हम देखेंगे कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों मिल करके ये वेक्टर बनेंगे, यानी क्या लिखेंगे, सिंस ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ये हम त्रिभुज के नियम से जानते हैं। और ओ ए को आप लिखें एस ए ओ प्लस एस बी ए इक्वल टू एस बी ओ, ये होगा। और यहां से हम अगर देखें एस बी ए इक्वल टू एस बी ओ माइनस एस ए ओ, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 1। अब टी समय पश्चात ये इक्वेशन आया है बी की स्थिति ए के सापेक्ष, जिसको आप विस्थापन सदिश कहेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों गतिशील हैं। या कह लें कि बी की सापेक्ष स्थिति ए के सापेक्ष, बी की स्थिति ए के सापेक्ष, क्योंकि ए और बी दोनों गतिशील है तो ये सापेक्ष स्थिति होगी। यहाँ पर बी की स्थिति ओ के सापेक्ष, ए की निरपेक्ष स्थिति ओ के सापेक्ष। या कह लें कि ए की सापेक्ष स्थिति ओ के और बी की सापेक्ष स्थिति ओ की। तो ओ चूंकि स्थिर है इसलिए एस बी ओ और एस ए ओ जो होगा वो निरपेक्ष स्थिति बोली जाएगी। तो टी समय पश्चात ये इक्वेशन बन के आता है हमारे पास। यदि डेल्टा टी समय पश्चात बिंदु ए एवं बी की स्थिति सदिश में डेल्टा ए की स्थिति सदिश है एस ए ओ, तो इसकी स्थिति सदिश में परिवर्तन हो रहा में परिवर्तन जो होगा, परिवर्तन को हम डेल्टा से लिखते हैं और लिखेंगे एस ए ओ, यानी ए की स्थिति सदिश में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा एस ए ओ होगा। और तथा बी की स्थिति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बी ओ। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की स्थिति सदिश में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर जो विस्थापन सदिश में परिवर्तन भी होगा। अगर दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश में परिवर्तन हो रहा है तो विस्थापन सदिश में परिवर्तन होगा, क्योंकि बी के स्थिति सदिश से ए की स्थिति सदिश को घटाते हैं तो विस्थापन सदिश निकल के आता है। यदि बी की स्थिति सदिश में परिवर्तन हो रहा है, ए की स्थिति सदिश में परिवर्तन होता है, तो इन दोनों के विस्थापन सदिश में भी परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा, यदि ए एवं बी की स्थिति सदिश में परिवर्तन के कारण बी के ए के सापेक्ष विस्थापन सदिश में परिवर्तन डेल्टा एस बी ए, क्यों, क्योंकि विस्थापन सदिश क्या है, एस बी ए। तो विस्थापन सदिश में दोनों की स्थिति सदिश में परिवर्तन के कारण विस्थापन सदिश में भी परिवर्तन होगा और उसको हम डेल्टा एस बी ए से लिखे तो क्या हो जाएगा, अब विस्थापन सदिश में कुल क्या हो जाएगा, एस बी ए प्लस डेल्टा एस बी ए इक्वल टू एस ए ओ सॉरी एस बी ओ प्लस डेल्टा एस बी ओ। ये टी समय पश्चात स्थिति सदिश हो जाएगा बी का माइनस एस ए ओ प्लस डेल्टा एस ए ओ। फिर से
अगर डेल्टा टी समय पश्चात बी की स्थिति में परिवर्तन और ए की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो मान लेते हैं कि बी की स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एस बी ओ हो रहा हो, तो अब नई स्थिति जो बनेगी बी की वो हो जाएगी डेल्टा एस बी ओ प्लस, सॉरी, जो नई स्थिति बी की बनेगी वो होगी एस बी ओ प्लस डेल्टा एस बी ओ, और ए की जो नई स्थिति बनेगी वो होगी एस ए ओ प्लस डेल्टा एस ए ओ। दोनों स्थितियों सदिश का जो अंतर होगा वो नई विस्थापन सदिश बन के आएगी, और जिसको हम इस रूप से लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एस बी ए प्लस डेल्टा प्लस एस बी ए इक्वल टू एस बी ओ माइनस एस ए ओ प्लस डेल्टा एस बी ओ माइनस डेल्टा एस ए ओ। ये और ये सेम सेम है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर जो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा डेल्टा एस बी ए इक्वल टू डेल्टा एस बी ओ माइनस डेल्टा एस ए ओ। अब ये डेल्टा टी समय में ये बी की स्थिति सदिश परिवर्तन, ए की स्थिति सदिश में परिवर्तन और बी के विस्थापन सदिश में ए के सापेक्ष परिवर्तन हुआ। तो अगर डेल्टा टी से सब में भाग दे दें, यदि डेल्टा टी से उपरोक्त समीकरण में भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बी ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस बी ओ बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा एस ए ओ बाई डेल्टा टी। अब ये हो गया विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, या कह लें बी के ए के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। ये हो जाएगा बी का ए के सापेक्ष वेग और बी के स्थिति सदिश में ओ के सापेक्ष परिवर्तन की दर और ए के स्थिति सदिश में ओ के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं भी बी ओ भी ए ओ, और इसको कहेंगे भी बी ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बन के आएगा ये भी बी ए इक्वल टू भी बी ओ माइनस भी ए ओ। अब ये जो है भी बी ए जो होगा वो ए के सापेक्ष बी का वेग होगा, और भी बी ओ मूल बिंदु के सापेक्ष बी का वेग होगा। चूंकि मूल बिंदु स्थिर है तो इस ओ को हटाया जा सकता है, तो ये हो जाता है भी बी ए इक्वल टू भी बी माइनस भी ए। ये हमारा जो भी बी ए है इसी को कहते हैं सापेक्ष वेग, और भी बी जो होता है वो निरपेक्ष वेग बी का, और भी ए होता है निरपेक्ष वेग ए का, निरपेक्ष वेग ए का। यानी यदि बी का सापेक्ष वेग निकालना है तो बी के निरपेक्ष वेग में से ए के निरपेक्ष वेग को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाता है, आता है, क्या लिखेंगे, आता है वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग बराबर बी का निरपेक्ष वेग माइनस ए का
निरपेक्ष वेग, यानी यदि ए के सापेक्ष बी का वेग निकालना हो, वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग निकालना हो, तो बी के निरपेक्ष वेग में से ए के निरपेक्ष वेग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक निष्कर्ष बन के आता है कि किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग जो होता है, उस वस्तु के वेग में से दूसरे वस्तु के वेग को माइनस कर देंगे। या कह लें कि किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग उस वस्तु का निरपेक्ष वेग माइनस दूसरे वस्तु के निरपेक्ष वेग से प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया सापेक्ष वेग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सापेक्ष वेग समझ में आया होगा, और यदि कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के तथ्य आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुँचता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। आगे अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।